और जब इतिहास में ही चल रहे हैं तो मैं आपको एक उपन्यास की याद दिला रहा हूं, और ये सब मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि इस साजिश को समझना बहुत ज़रूरी है। धीरज के साथ अगर आप ये पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि दंगे फैलाने की ये साजिश कितनी तरह से होती। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये सवाल कभी आपके दिमाग में उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे जो खुद को सनातनी कहते हैं, कई बार बजरंग दल कहते हैं, कई बार संघी कहते हैं, ढेर सारे नाम हैं उनके, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, ऐसे लोगों को मुसलमानों जैसे कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं। और मुसलमानों जैसे कपड़े जब मैं कह रहा हूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को याद कर रहा हूं, जो कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो ये कपड़ों से अपनी पहचान क्यों बदलते हैं? जो पूरा माहौल देश में बना हुआ है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? कुछ घटनाओं के साथ मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा इतिहास की बात करूंगा। सबसे पहले तो हाल की घटना, बंबई में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में जब लोग सुबह उठे तो पाया कि कुछ घरों पर स्टिकर लगे हुए हैं, ISIS जिंदाबाद। ISIS आप जानते हैं क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है सोसाइटी में हड़कंप मच गया। जब जांच हुई तो पता ये चला कि सोसाइटी के एक सेक्रेटरी साहब जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो इस सारे खेल के पीछे हैं और वो मुसलमान नहीं हैं। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये था कि जो मुसलमान सोसाइटी में रह रहे हैं उनमें से एक परिवार ऐसा था जो किसी से कोई ख़ास मतलब नहीं रखता था, अपनी दुनिया में मस्त रहता था, उससे किसी बात को लेकर उनकी नाराज़गी थी, तो वो चाहते थे कि उसके नाम से आरोप लग जाए और वो या तो गिरफ्तार हो जाए या कम से कम सोसाइटी छोड़कर चला जाए। तो देश में जो पूरा नफ़रत का माहौल बना हुआ है उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये घटना की गई, लेकिन उल्टी पड़ गई। साहब फंस गए, शायद जेल में हो, मुकदमा चले, रिटायर्ड लाइफ ख़राब हो, जो भी हो, अब जो किया है वो तो भरना ही पड़ेगा। और इस तरह की घटनाएं बार बार दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। मैं आपको एक बड़ी घटना याद दिलाता हूं। शाहीन बाग याद है? शाहीन बाग, जहां की दादियों ने कमाल कर दिया था, लंबे समय तक धरना चला था। और जब मैं शाहीन बाग कह रहा हूं तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को अचानक गुंजा कपूर याद आ गई हों। जी, गुंजा कपूर जो राइट विंग से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर पहुँची थी। और कैसे पहुँची थी? सलवार सूट पहनकर नहीं, जीन्स टी शर्ट पहनकर भी नहीं, बुर्का पहनकर पहुँची थी ताकि वो मुस्लिम लगे। अब उनका इरादा क्या था ये तो कहा ही नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि पुलिस तो इसमें जैसे कार्रवाई करती है, आपको पता है, जांच होती, पूछताछ होती तो मालूम होता कि प्लानिंग क्या थी। लेकिन हुआ ये कि बुर्का पहन के चलना इतना आसान काम नहीं है। मैं एक इतिहास की बड़ी मज़ेदार घटना आपको बताऊँगा। तो वो पकड़ी गई, पकड़ के महिलाओं ने पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने फिर उनको आज़ाद कर दिया। इतिहास की एक मज़ेदार घटना सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे जब गांधी की हत्या करने वाला था, गांधी जी आप जानते हैं कि प्रार्थना प्रवचन में शाम को बाहर बैठते थे और नाथूराम गोडसे और उसके दोस्तों का प्लान ये था कि वहाँ जाकर उनको गोली मार दी जाए। तो अब डर तो था कि ऐसे गए तो पकड़े जाएंगे, तो ये था कि कोई वेश बना के चला जाए। पहले ये हुआ कि फ़ोटोग्राफ़र बन के चला जाए। आपको पुराने ज़माने के वो फ़ोटोग्राफ़र्स याद हैं? एक बड़ा सा चोगा होता था, उसके पीछे कपड़ा होता था, कपड़े के अंदर फोटोग्राफर अपना सिर डालता था और वहाँ से देख के फ़ोटो खींचता था। तो उसने सोचा कि उस समय बंदूक मेरे हाथ में होगी और चूँकि कैमरे से गांधी जी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे तो मैं उनको गोली मार दूंगा, मेरा सर तो वो चोगे में ढका होगा और मैं भाग जाऊंगा। फिर समझ में आया कि ये आसान काम नहीं है। तो जो उसका साथी था नारायण आप्टे, उसने सलाह दी कि क्यों ना बुर्के में जाया जाए। होता क्या था कि गांधी जी की जो प्रार्थना सभा थी उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते थे। जो बुर्का नशी औरतें होती थीं वो पहली लाइन में बैठती थीं। तो प्लानिंग ये थी कि बुर्का पहन के गोडसे साहब जाएंगे, पहली लाइन में बैठेंगे और मौका मिलते ही गांधी जी की हत्या कर देंगे। तो आप्टे गया, बड़े शौक से ख़रीद के बुर्का ले आया। ये लोग रेलवे के वेटिंग रूम में रुके हुए थे। जब वहाँ पर बुर्का पहन के चलने की प्रैक्टिस हुई तब समझ में आया कि बुर्का पहनना इतना आसान काम नहीं है और वो प्लान कैंसिल कर दिया गया। और जब इतिहास में ही चल रहे हैं तो मैं आपको एक उपन्यास की याद दिला रहा हूँ, और ये सब मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि इस साजिश को समझना बहुत ज़रूरी है। धीरज के साथ अगर आप ये पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा कि दंगे फैलाने की ये साजिश कितनी तरह से होती है। भीष्म साहनी एक बड़े लेखक हुए हैं, उनका उपन्यास है तमस। जो लोग हमारी उम्र के होंगे उनको पता होगा कि टीवी पे सीरियल भी आया था। वहाँ दंगे फैलाने के लिए क्या किया जाता था? दंगे फैलाने के लिए एक ही व्यक्ति को
कहा गया था कि मंदिर में गाय के मांस का टुकड़ा फेंक दो और मस्जिद में क्या फेंक दो, सूअर के मांस का टुकड़ा फेंक दो। और ये घटनाएं हुई और दंगे हुए और भीष्म साहनी कहते हैं, भीष्म साहनी का एक पात्र वहाँ पे कहता है कि शहर पर चीलें उड़ेंगे, यानी दंगों के चलते जो कुछ हुआ, जिस तरह का विभाजन हुआ, वो सब आप जानते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाने के बाद, 80 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद, दंगे फैलाने की ये जो रणनीति है, इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं, अभी हाल की घटनाएं बताता हूं 2-3 साल की, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या से एक साजिश सामने आई। ईद के पहले अयोध्या के एक इलाके में ईद के ठीक पहले दंगा फैलाने की विधिवत साजिश की गई थी। ये अच्छी बात है कि पुलिस ने वक्त रहते ही उसको नाकाम कर दिया, लेकिन उस साजिश में लोग कौन से थे? उस साजिश में सारे हिंदू लोग थे जो मुस्लिम ड्रेस में घूम रहे थे, और उनकी प्लानिंग ये थी कि कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे आरोप मुसलमानों के ऊपर चला जाए और दंगा हो जाए। इतने ही से बात नहीं रुकती है। 19 दिसंबर 2019 को पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर के भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एक युवक और उसके 5 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप क्या था जानते हैं? वो लुंगी और टोपी पहन के, जो वहाँ के मुसलमानों का आम ड्रेस है, स्कल कैप जिसको हम कहते हैं, तो वो टोपी और लुंगी पहन के एक ट्रेन इंजन पर पत्थर फेंक रहे थे। अब साजिश आप समझ रहे हैं कि यह आरोप मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाए। जब पकड़ा गया युवकों को तो उन्होंने कहा कि हम अपने YouTube चैनल के लिए एक वीडियो शूट करने के लिए लुंगी और टोपी पहन रहे थे। लेकिन जब पूछा गया कि भाई तुम्हारा YouTube चैनल कौन सा है, तो पता चला कोई YouTube चैनल नहीं है। और बात की घटना मैं बताता हूं। 29 अप्रैल 2022, 29 अप्रैल 2022 को अयोध्या में एक मस्जिद के बाहर कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली। क्या थी वो सामग्री? कुछ कच्चा मांस था, कुरान के पन्ने थे, कुरान के कुछ फटे हुए पन्ने थे, और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर थे। जब इस साजिश को खोला गया तो पता चला कि इसमें 11 लोग शामिल थे, और इन 11 लोगों को जब पकड़कर पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि खुद को मुस्लिम दिखाने के लिए हमने वो टोपी पहन रखी थी। इन 11 में से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 7 लोग जो थे उनका नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। यानी कि सारे ये अपर कास्ट हिंदू जो हैं वो लुंगी और टोपी पहनकर मुसलमान बन के जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे मुसलमानों के प्रति गुस्सा भड़के और देश भर में या कम से कम अयोध्या में दंगे जैसी स्थिति हो। रामनवमी के दौरान तो आप देखते ही हैं, हर साल आजकल रामनवमी एक बड़ा शांत माहौल का त्यौहार हुआ करता था, घरों के अंदर मनाया जाता था। मुझे अपनी स्मृति में बिल्कुल नहीं याद है कि रामनवमी में कभी कोई शोभा यात्रा इस तरह की निकली, और शोभा यात्रा निकली भी तो उसमें भड़काऊ नारे या गाने चलाए गए, ये सब मुझे कम से कम नहीं पता था। लेकिन हाल के वर्षों में आप जानते हैं कि रामनवमी पे ज़बरदस्त तरीके से जुलूस निकलता है। उसमें जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से वो जुलूस निकाला जाता है, वहाँ पर भड़काने वाले नारे लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है जो स्थितियाँ बनती हैं, कभी दंगा होता है, कभी पुलिस रोक लेती है, ये सब आप जानते हैं। तो ऐसी घटनाएं बताती क्या हैं? ऐसी घटनाएं मूलतः ये बताती हैं कि जो हमारे यहाँ एक दंगा मशीनरी है, देश की सबसे बड़ी दंगा मशीनरी है, जो कभी किसी दल के नाम से, कभी किसी संघ के नाम से, कभी किसी पार्टी के नाम से ऑपरेट करती है, वो इस देश का माहौल ख़राब करने के लिए नंबर 1, और दूसरा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकती है। बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, आप देखते हैं। कभी पता चला बांग्लादेश का कोई वीडियो उठाया और बता दिया कि उत्तर प्रदेश की ये घटना है। कभी पाकिस्तान का कोई वीडियो उठाया और बता दिया कि बंगाल की ये घटना है। कभी कभी तो इंडोनेशिया का वीडियो आ जाता है। आप जानते हैं कि हमारे जो फैक्ट चेकर्स हैं बेचारे लगातार इस तरह के वीडियोस का बस्ट करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे ये वीडियोस भेज दिए जाते हैं और इस तरह से भेज जाते हैं कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं, जबकि कई बार वो पारिवारिक लड़ाई की घटना होती है, कई बार तो बंदा हिंदू ही होता है जिसके बारे में बात की जाती है। और इस तरह से पूरे देश का माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है, उसके बीच में सरकार दावा क्या करती है कि हमारे समय में दंगे या तो नहीं होते हैं या दंगे कम हो जाते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें अगर कांग्रेस के पीरियड और बीजेपी के पीरियड की तुलना की जाए तो 2006 से 2012 यानी कांग्रेस के जो 6 साल का कार्यकाल था उसके बीच में कुल 5142 यानी 5142 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2014 से लेकर 2020 यानी बीजेपी शासन का जो 6 साल है उसमें 5417 घटनाएं दर्ज हुई हैं।
2020 में देश में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 यानी 857 घटनाएं हुई, जो 2019 से 94% ज़्यादा है। और दिल्ली का उदाहरण तो आपके पास है। 2014 से लेकर 19 के बीच में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की केवल 2 छोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन 2020 में दिल्ली में जिस तरह का सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें 520 ऐसी घटनाएं हुई, आप समझ सकते हैं कि दंगों की हालत बेहतर हुई है या ख़राब हुई है। और दिल्ली दंगों के बारे में आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान मरे, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया, और फाइनली सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई वो मुसलमानों की ही हुई। जिन लोगों ने खुलेआम नारे लगाए थे वो वैसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि अगर इस तरह का वीडियो आपके सामने आता है जिसमें आपको लगता है कि ये भड़काने की कोशिश हो रही है, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करने की जगह ज़रा 5 मिनट रुक के सोचिए। ज़रा सोचिए आप कि इस तरह के चीज़ें भेजकर, इस तरह का वीडियो या इस तरह की इन्फॉर्मेशन भेज के आपको भड़काने की जो कोशिश की जा रही है वो क्यों की जा रही है। और रुक कर याद कीजिए कि कैसे हमारे देश ने अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां खुद को हिंदू कहने वाले या खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहने वाले लोगों के संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने टोपी और लुंगी पहनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की है। और जितनी घटनाएं मैंने बताई हैं, सिर्फ इतनी ही घटनाएं नहीं हैं। आप इंटरनेट खंगाल लेंगे तो आपको सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी जहां दाढ़ी, लुंगी, ये सारी चीज़ें ऐसी जगहों से प्राप्त हुई हैं जिन जगहों पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, जो लोग दंगों की बात करते हैं, उनके ठिकानों से लुंगियाँ, दाढ़ियाँ और टोपियाँ प्राप्त हुई कई सारे मामलों में। तो देश को कहाँ तक तो आगे ले जाना था, लेकिन आज भी गोडसे वाली मानसिकता के लोग, गोडसे भी यही सोच रहा था कि अगर बुर्का पहन के गांधी जी की हम हत्या कर देंगे और फिर चुपचाप निकल जाएंगे तो सारा आरोप मुसलमानों के ऊपर लग जाएगा, हम बच जाएंगे। आज भी ऐसे ही लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर टोपी और लुंगी पहन के इस तरह की चीज़ें हम भड़काएंगे तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मामले बनेंगे, कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ लोग पीटे जाएंगे और हम चुपचाप बच के बाहर निकल जाएंगे। सोचना सिर्फ इतना है कि इस तरह की घटनाओं से फ़ायदा किसका होता है, नुकसान किसका होता है, इस तरह की घटनाओं में मारा कौन जाता है, और इस तरह की घटनाओं से जो वोट की फसल होती है वो किसको मिलती है। मैं गोरख पांडे की कविता की 2 पंक्तियों के साथ इस बार बात ख़त्म कर रहा हूँ। गोरख पांडे लिखते हैं, इस साल दंगे बहुत हुए हैं, इस साल दंगे बहुत हुए हैं, खूब हुई है खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। तो सोचिए कि आप दंगों की फसल जो है, दंगों का जो खाद पानी है, उस पर चुनावी फसल उगाकर देश का सत्यानाश करने वालों के साथ कब तक खड़े रहेंगे। आज की बात इतनी ही। अगले वीडियो में ऐसी ही और भी बहुत सी बातें। शुक्रिया।